तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल्स को, क्योंकि प्रीवियस टर्म पे हम लोग ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, उसका नाम था कंस्ट्रक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर आपके पास इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका नाम है सर्किल। तो सबसे पहले हर बच्चे को ये काम करना है कि यहाँ पर हेडिंग डालेगा सर्किल। तो बच्चों ये आपकी न्यू हेडिंग हो गई सर्कल्स। आज आप सर्कल्स के बारे में बहुत कुछ देखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग सर्किल को स्टार्ट करते हैं, तो जिस तरह से हम लोग ने ट्राइंगल्स में काफी सारी थ्योरम्स को देखा था, उसी तरीके से हम लोग सर्किल में भी काफी सारी थ्योरम्स को देखेंगे। और हो सकता है हम लोग काफी सारी थ्योरम्स देखने के बाद क्वेश्चंस का डिस्कशन भी स्टार्ट करें, अगर थ्योरम सारी हो जाती है। तो सबसे पहले थ्योरम्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास सबसे पहली थ्योरम यानी कि फर्स्ट थ्योरम जो होती है वो मैं आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहा हूँ। ये थ्योरम्स आपको 100% पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये आपकी थ्योरम है जिसको मैं आपकी स्क्रीन पे अभी शेयर करने वाला हूँ। दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। द थ्योरम इज इक्वल chords of a circle subtend equal angle at the center. This is your first theorem. तो इस थ्योरम को आपको प्रूफ करना होता है, और थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उसके बाद प्रूफ करते हैं। ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं। तो बच्चों ये आपके पास एक सर्किल बन करके क्रिएट हो गया, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आपके पास लिखा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स तो आप समझते हैं। तो बच्चों ये आपकी पहली कॉर्ड हो गई जो मैंने आपकी अभी स्क्रीन पे बनाई है, और ये आपकी दूसरी कॉर्ड हो गई। ये दोनों कॉर्ड्स मैंने बना दी। और सर्किल का अगर आप सेंटर नहीं समझ पाए हैं तो ये है सर्किल का सेंटर, जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी है कि सेंटर पे ये एंगल जो सबटेंड करेंगी वो इक्वल होगा। अब सेंटर पे जो पहली वाली कॉर्ड है, नाम देते हैं कॉर्ड का नाम है ए बी, और जो दूसरी कॉर्ड है उसका नाम है सी डी। ठीक है। तो ये जो ए बी कॉर्ड है, अगर हम पूछे ए बी कॉर्ड सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है, तो तुम कहोगे सर ए बी कॉर्ड सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, जिसका नाम है ए ओ बी। क्या नाम है? ए ओ बी। और अगर मैं आपसे पूछूं दूसरी कॉर्ड सेंटर पे एंगल क्या सबटेंड कर रही है, तो तुम कहोगे सर वो बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये दूसरी कॉर्ड सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है जिसका नाम है सीओडी। प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स जो एओडी है और जो सीओडी है ये आपस में इक्वल होंगी, यही आपको प्रूव करनी है। तो बच्चों ये सारी थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम्स आप पहले से भी प्रूफ जान चुके हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अगर आपको आइडिया कम है तो आप फ्री के नंबर अगर पाना चाहते हैं तो सबसे पहले गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन को इंग्लिश में कहते हैं दिया है। तो आपके पास क्या दिया है? गिवन। तो क्या क्या गिवन है? सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन। सर्किल को हमेशा सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। सर्किल को हमेशा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, एक तो सर्किल गिवन है, एज वेल एज अगर आप थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इक्वल कॉर्ड्स, यानी कॉर्ड्स की लेंथ भी यहाँ पर क्या है? इक्वल है। तो उसका मतलब एक कॉर्ड है ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी, तो इनकी लेंथ अगर इक्वल होगी तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये डाटा बच्चों आपके पास गिवन है। ठीक है, जितना आपको समझ में आएगा। अब आप लिखेंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या लिखेंगे कि जो ए बी कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है ए ओ बी, और जो सी डी कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है सी ओ डी। तो बच्चों आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी की है, कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या थी आपके पास? वैसे तो अंडरस्टूड है, लेकिन आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि आपने ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन किया। ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन कैसे किया? आपने ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल बन गया, ओ सी को ज्वाइन किया, ओ डी को ज्वाइन किया तो दूसरा ट्राइंगल बन गया। तो आप कंस्ट्रक्शन लिखें या ना लिखें चलता है इतना। तो अब बच्चों हम लोग सीधा सीधा आते हैं प्रूविंग पे। तो जब हम लोग प्रूविंग लिखते हैं तो हम लोग सीधा लिखते हैं प्रूफ। अब इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ कि आप इसको प्रूफ कैसे करते हैं।
तो प्रूविंग करते समय बच्चों आपको एक बात और यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी सर्किल बनाते हैं तो उस सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि उस सर्किल का सेंटर और रेडियस, जैसे आपने अगर सर्किल का सेंटर देखेंगे तो सर्किल का सेंटर से जो रेडियस होगी वो हर जगह क्या होती है, सेम होती है। किसी भी सर्किल की रेडियस हर जगह से सेम होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो रेडियाई ऑफ अ सेम सर्किल आर इक्वल, ठीक है ना। किसी भी सर्किल की रेडियस अगर हम कहीं से भी लिखते हैं तो वो सेम होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों अब हम क्या करना है, इस डायग्राम में प्रूविंग स्टार्ट करनी है। हमें प्रूव करना है कि AOB इज इक्वल टू COD है। तो सबसे पहले ये दोनों एंगल्स जिस ट्राइंगल का पार्ट है, हम उन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है AOB और दूसरा ट्राइंगल है COD। इन दो ट्राइंगल्स में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश करेंगे और CPCT से उन दो ट्राइंगल्स को इक्वल, उन दो एंगल्स को हम लोग इक्वल दिखा देंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि सर ये जो पहला ट्राइंगल है उसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे OA इज इक्वल टू OD। रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। फिर आप लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC। फिर से आप लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, लिखेंगे ना। उसके बाद आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि AB CD अगर आपस में इक्वल है तो क्यों इक्वल है? क्योंकि वो गिवन था, क्योंकि कॉर्ड की लिंक यहाँ पर इक्वल पहले से ही गिवन। अब बच्चों आपका जो ट्राइंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल COD के। और कॉन्ग्रुएंसी आप काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों का अभी भी कॉन्ग्रुएंसी छूटा हुआ है तो आपको ग्रुप में ऐड किया गया। तो आप ग्रुप में जैसे ही जाएंगे तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का एक रिलेटेड वीडियो दिख जाएगा, तो उससे आप टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को रिवाइज कर सकते हैं। वैसे जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो क्लास 8 में भी होती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ग्रुप में उस वीडियो के माध्यम से कॉन्ग्रुएंसी को रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बच्चों ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और बच्चों ये भी याद रखिएगा कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका एरिया भी सेम होता है, क्योंकि आपके कोर्स में एरिया वाला भी चैप्टर है। तो भाई देखो यहाँ पे एरिया का कोई यूज नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। तो बच्चों अब यहाँ पर नीचे आप क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो अब उनका हर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? AOB इज इक्वल टू COD और रीजन लिखेंगे बाय CPCT। और इसी के साथ आपकी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी और आप सीधा सीधा लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये सर्किल की थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बेसिक थ्योरम। तो बच्चों इस बेसिक थ्योरम को अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, वरना मैं आगे कंटिन्यू करूं। लिखिए। तो जस्ट वेट। तो बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है, उस थ्योरम को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। थ्योरम में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कह रहा है अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सर्किल के सेंटर से, ठीक है, किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डायग्राम बनाइए, उसी से आपको क्लियर होगा। तो ये मैंने डायग्राम बनाया और उसको फॉलो किया अपने स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले हमने ये कॉर्ड भी बना लिया और सर्किल के सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि इसने कहा है खुद से कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है सेंटर ऑफ द सर्किल से कॉर्ड पर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि आपके पास गिवन में क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। और क्या गिवन है आपके पास? एक कॉर्ड है AB जिसमें आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है OD, यानी कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये सारी बातें आपके पास गिवन है।
तो ये आ गया गिवन में। अब गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है इस कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में ब्रेक करता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जितनी लेंथ एडी की होगी उतनी लेंथ बीडी की होगी, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी, ऐसा कहा गया। तो तुम कहोगे ठीक है सर, इसको प्रूफ करने के लिए क्या कोई कंस्ट्रक्शन करनी है? बिल्कुल करनी है। कंस्ट्रक्शन कोशिश किया करो, डॉटेड लाइन से किया करो। तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी है ताकि वो समझ में आए कि वो रियलिटी में कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या की है बच्चों? मैंने ज्वाइन किया है ना? किसको ज्वाइन किया? OA और OB को। तो इसको आप कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB। ठीक, तो बच्चों ये ज्वाइन करने के बाद आपके पास दो ट्रायंगल्स आ गए हैं। इन दो ट्रायंगल्स के बारे में आपको सोचना है और आपको प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू DB किसी तरह से आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, जिनको आता है वो अपनी कॉपी में करें, जिनको आता है अपनी कॉपी में कर लें। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए सबसे पहले जिन बच्चों ने कॉन्ग्रुएंसी कभी नहीं देखी है वो क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जिन्होंने कॉन्ग्रुएंसी कभी नहीं देखी है तो वो ट्रायंगल्स को अलग अलग बना के भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव लगा सकते हैं। एक ट्रायंगल का नाम है ODA और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ODB। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD, ये दो ट्रायंगल्स। क्या देखना है इन दो ट्रायंगल्स में? आपको देखना है कि दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री दिया है। यस, दोनों में एक एक साइड इक्वल है और दोनों में 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है बच्चों, वो भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियस बन गई है। क्या बन गई है? रेडियस बन गई है, जिसकी वजह से इक्वल हो जाती है। तो बच्चों आपको अगर याद आ गया होगा तो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है, एक साइड है, तो इसको हम लोग कहते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहते हैं? RHS। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। RHS का मतलब सबसे पहले राइट एंगल लिखते हैं। तो आपके पास राइट एंगल यहाँ पर क्या है? एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB। रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, R के पास होता है H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। उसमें आप लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB। इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। RHS, S का मतलब होता है साइड। साइड का मतलब है OD। दोनों ट्रायंगल में दोनों सेम साइड है, उधर भी OD और उधर भी OD, इसलिए वो इक्वल हो गई। इसको आप रीजन में लिखेंगे कॉमन, दोनों में कॉमन है। तो आपके पास R भी हो गया, H भी हो गया, S भी होगी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD। रीजन हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी। और ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो आप दोनों ट्रायंगल में हर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं आप ओपनली कि जो AD की लेंथ है वो BD की लेंथ के इक्वल होगी। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे बाय CPCT और ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। नीचे आप फाइनली लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। नीचे आप फाइनली लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि यही आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों ये वाली थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई, ध्यान से देखिए। तो बच्चों हम लोग यहाँ से नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट थ्योरम बच्चों ये कहती है कि अगर आपके पास कोई सर्किल है और उस सर्किल पे आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लेकर के आपने क्या ड्रॉ की? पेयर ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स आप समझते हैं? टेंजेंट ये होती है, ठीक है, ऊपर नहीं, ये होती है टेंजेंट। कई लोग कहते हैं टेंजेंट हवा से निकलती है, हवा से नहीं निकलती है, कर्व के ऊपर टच करते हुए निकलती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। उसी तरीके से बच्चों हम ये टेंजेंट नीचे भी बना सकते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं।
ये टेंजेंट बच्चों नीचे भी बना सकते हैं इस तरह से, ये देखो, है ना, नीचे नहीं, ये टच करते हुए निकलती है। समझ में आ रहा? अब बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, सर्किल का सेंटर तो है ही, प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। मतलब ये जो पहली टेंजेंट है मान लो ये PT1 है, दूसरी टेंजेंट है मान लो PT2, तो आपको प्रूफ करना होगा कि जो PT1 लेंथ होती है वो PT2 लेंथ, ये दोनों आपस में इक्वल होती है। तो थ्योरम ये होती है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो होती है इक्वल। ठीक है ना? यस सर। The length of pair of tangents drawn from external point are equal. The length of pair of tangents drawn from external point are equal. ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है बच्चों वो इक्वल होती है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब आप क्या करेंगे, कहोगे सर सबसे पहले गिवन लिखेंगे फिर टू प्रूव लिखेंगे, यही काम पहले धीरे धीरे चलाएंगे ताकि हमें फ्री के नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हर बार मैंने आपको बताया आप सी लिखेंगे और सी के ब्रैकेट में लिखेंगे O और R। इसका मतलब एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R। फिर आपने उसमें क्या ड्रॉ किया, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको प्रूफ करना है, पहले लिख लीजिए टू प्रूव, जो जो पता है पहले लिख लीजिए। आपको प्रूफ करना है जो PT1 है वही PT2, और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी इसलिए कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप, ज्वाइन OT1 एंड OT2, इनको आपस में बच्चों ज्वाइन करना है। हम दोबारा इसको सही से ज्वाइन करवा देते हैं। तो बच्चों मैंने सेंटर से दोनों टेंजेंट्स जहां पे टच कर रही हैं गिवन सर्किल पे उनको ज्वाइन कर दिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन OT1 एंड OT2, इनको आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई। और बच्चों एक कंस्ट्रक्शन में और आप और लिखते हैं पॉइंट, ज्वाइन OP, ज्वाइन OP, O और P को भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ये देखो बच्चों मैंने ज्वाइन कर, ठीक। तो बच्चों जैसा ही इतना काम करोगे तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दो ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो अब यहाँ पे प्रूविंग हम स्टार्ट करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। लेकिन आपको प्रूविंग से पहले मैं थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जरा देखिएगा। आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऐसा करके काफी सारा कुछ आपको पढ़ाया गया होगा। तो वहां पर अगर आपसे ये सर्कुलर डायग्राम जब बनाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि ये टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट। ये भी एक टेंजेंट है ना, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट हमें क्या देता है, बॉडी के मूवमेंट का डायरेक्शन देता है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर आपके पास रेडियस बनाऊं, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे ये बात अंडरस्टूड होती है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसको आप हमेशा बिना बताए किसी को यूज कर सकते हैं आंख बंद करके कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90। तो ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, तो आप इसको ना बनाइए बल्कि ऐसे ही याद रखिए कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो बच्चों अब अगर हम प्रूविंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रूविंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये दिखाई देना चाहिए कि ये भी एंगल देखो 90 हुआ, क्योंकि आपको रेडियस टेंजेंट दिख रहा है। कहोगे सर टेंजेंट दिख रही है, और ये देखिए सर जो आपने अभी ब्लैक कलर से आप ड्रॉ किए जा रहे हैं लाइन के ऊपर लाइन एक ही जैसे, तो वो क्या है आपकी रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हुआ, 90। फिर से देखो बच्चों हमने दोबारा लाइन ड्रॉ की है, लाइन के ऊपर लाइन बना रहे ताकि वो थोड़ी थिक बन जाए और आपको नजर आए।
फिर से ये रेडियस और टैंजेंट हो गई और इनके बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। समझ में आए? तो तुम कहोगे सर सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स का नामकरण करते हैं। तो आपके पास है इन ट्राइंगल OT1P एंड ट्राइंगल OT2P, ये दो ट्राइंगल्स। हमें इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या दिखाई देता है? सबसे पहले हमें ये दिखाई देता है कि दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री। तो पहले लिख दें, तो लिखते हैं एंगल OT1P इज इक्वल टू एंगल OT2P। रीजन क्या होगा? ईच 90, दोनों 90 है क्योंकि दिस इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट। उसके बाद बच्चों अगर आप इन ट्राइंगल्स को ध्यान से देखते हैं तो 90 के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए ये है आपका 90 और 90 के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज। हमेशा याद रखिए कि आप कोई भी ट्राइंगल बनाए तो ट्राइंगल में 90 डिग्री जहां पर फॉर्म होता है ठीक उसके सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो बच्चों आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये वाला है और दूसरा ट्राइंगल ये वाला है। तो आप ध्यान से देखिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये 90 ये हाइपोटेन्यूज, फिर ये 90 फिर ये हाइपोटेन्यूज। तो दोनों के लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम है कि नहीं? तो आप लिख सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स के लिए एक साइड जो है वो कॉमन है, which is OP is equal to OP। रीजन क्या होगा? कॉमन, और है वो हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब बच्चों देखो साइड दिख रही है क्योंकि RHS के बाद साइड चाहिए। तो आप कहेंगे सर जो OT1 है वो OT2 के इक्वल हो जाएगी क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो आप लिखेंगे OT1 is equal to OT2। रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो उसके बाद बच्चों ट्राइंगल आपका OT1P कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OT2P के। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगा हुआ है वो SSS नहीं है, RHS है। तो आप देखेंगे कि RHS कॉन्ग्रुएंसी से आपने इसको प्रूफ किया। और बच्चों अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब उनके हर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब इस ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PT1 दूसरे ट्राइंगल के PT2 के इक्वल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में PT1 इज इक्वल टू PT2 और रीजन में लिखेंगे बाय CP/CT। उसके बाद नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया पार्ट। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये भी थ्योरम आपकी फिनिश हो। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने एक नई थ्योरम आ गई है। इस थ्योरम को भी हम लोग समझते हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो बच्चों ये थ्योरम बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है क्योंकि इसका स्टेटमेंट काफी डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए ये आपके पास एक सर्किल बन गया और ये सर्किल का आपके पास सेंटर। तो देखिए यहां पर बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि आपको रिलेशन डेवलप करना है दो एंगल्स के बीच में। और वो दो एंगल्स कौन कौन से हैं उनका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। वो एंगल है आपका एक BAC और दूसरा एंगल है BOC। आपको इन दो एंगल्स में रिलेशन डेवलप करना है कि इन दो एंगल्स में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों एंगल्स में एक रिलेशन होता है कि ये जो एंगल BAC होता है वो BAC BOC का हाफ होता है। मतलब आपको ये रिलेशन डेवलप करना है कि ये जो BAC एंगल है वो हाफ होता है एंगल BOC। ये आपको रिलेशन डेवलप करना होता है, प्रूफ करना होता है। फिर उसके बाद आप ढेर सारे इसके एप्लीकेशंस भी करते हैं। लेकिन पहले आप ये सोचिए कि इसका हम रिलेशन डेवलप कैसे करते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको कम समझ पाते हैं तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होता है। समझ में आया? अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 होगा। तो मतलब ये होता है। ठीक है, तो ऐसे समझिए
कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल का क्या होता है, आधा होता है। आधा मतलब हाफ होता है। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास गिवन भी, अब आप खुद से लिख सकते हैं गिवन टू प्रूव। चलिए मैं टू प्रूव लिख देता हूँ, ये टू प्रूव तो मैंने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। आपको ये जो प्रूफ करना है वो मैंने लिख दिया है, टू प्रूव, यही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखो इसकी प्रूविंग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी प्रूविंग स्टार्ट करने के लिए मैंने लिखा प्रूफ। प्रूफ का मतलब सबूत। अब हम आपको सबूत देते हैं कि ये हुआ कैसे। सबसे पहले सबूत देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ए और ओ को ज्वाइन करते हैं। ये देखो आपकी कंस्ट्रक्शन जो मैं कर रहा हूँ, ए और ओ को ज्वाइन करते हैं और उसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। लेट्स से डी तक मैंने उसको एक्सटेंड कर। तो ये बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, उसको आप लिखना चाहे लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन में लिखने जा रहा हूं, ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड अप टू डी। ए ओ को ज्वाइन कर लो और उसको डी तक एक्सटेंड भी कर लो। ये आपकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब मैं प्रूविंग स्टार्ट करने वाला हूं। प्रूविंग आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रूविंग में सारे वो स्टैंडर्ड में यूज करूंगा जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। जैसे कौन कौन से स्टैंडर्ड बताए हुए हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, तो मैंने आपको प्रूफ कराया था ट्राइंगल्स में कि अगर ट्राइंगल्स की दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एक तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा कि ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज करूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहले आप फिर से एक ट्राइंगल बना लीजिए, और मैंने आपको बताया था ट्राइंगल में इस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आप कहीं भी बना सकते हैं, जैसे अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो x इज इक्वल टू y प्लस z। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल कहीं भी हो सकता है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन जाएगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। समझ में आया? तो ये होता है बच्चों एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है कि एंगल x इज इक्वल टू y प्लस z। नीचे वाले डायग्राम में देखिए x इज इक्वल टू y प्लस z, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो बच्चों मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब आपको मैंने दोबारा बताई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और मैं क्या करूंगा, इसकी प्रूविंग को स्टार्ट करूंगा और जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगा। एक ट्रायंगल ये वाला है जिसका नाम AOB है, और एक ट्रायंगल AOC है। ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ट्रायंगल OAB है उसका ध्यान से देखो, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? एक्सटीरियर एंगल, अगर आप ध्यान से देखते हैं। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों? ये वाला एक्सटीरियर एंगल तुम कहोगे सम ऑफ दीस टू एंगल्स, है ना। तो बच्चों अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं यहाँ पे सारी बातें लिखता भी हूँ। मैं लिखना चाह रहा हूं कि ये वाला, पहले मैं इन एंगल्स को हटा देता हूं, उससे कंफ्यूजन होगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है? OAB का एक्सटीरियर एंगल। तो आप सबसे पहले लिखिए कि एंगल BOD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम है OAB, ठीक है। BOD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मैंने क्या बताई थी? ध्यान से सुनो, इधर देखो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा? इन दो एंगल्स के सम के इक्वल। ये तो बताया था कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इन दो एंगल्स के सम। तो मैं अगर मैं उस बात को लिखूं तो मैं लिखूंगा एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल OAB प्लस OBA, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे फिर से एक जादू हो गया। क्या जादू हुआ?
तुम कहोगे सर जो OA है वही OB है, तो ट्राइंगल OAB में OA इज इक्वल टू OB है, यानी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है, तो उनका मतलब है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात सबको समझ में आई कि ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है, यानी OA इज इक्वल टू OB है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों एंगल से इक्वल हो गए। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पे जो OAB है वो किसके इक्वल हो गया, OBA। तो बच्चों जो आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिखी थी उसको मैं दूसरी तरीके से फिर से लिख देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं OBA को वापस OAB लिख देता हूं, क्योंकि OBA OAB के इक्वल है। तो यहां से एंगल आपका जो BOD होगा वो 2 टाइम्स एंगल OAB के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट रिलेशन बन गया पहले वाले ट्राइंगल OAB। समझ में आया? उसके बाद बच्चों अगर आप बाद में लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद बच्चों सिमिलरली आपको लिखना पड़ता है, यही रिलेशन आपको दोबारा दिखाई दे। कौन से ट्राइंगल में, OAC में। ध्यान से देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं उसको बड़ा कर रहा हूं, ये देखो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अब ये वाला एंगल भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। लेकिन जो एंगल ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर ये दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों यही प्रॉपर्टी आप फिर से यूज करिए, लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल। तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल COD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल OAC। COD, ध्यान से देखिएगा, COD is exterior angle of triangle OAC। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल COD is equal to एंगल COD is equal to एंगल OCA प्लस एंगल OAC। लेकिन बच्चों अभी हमने बताया था कि यहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, कि जो एंगल OCA है वो किसके इक्वल होगा, OAC। ये बात समझ में आई? ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फिर से COD इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो OCA है उसको लिख दीजिए OAC, और OAC तो एक आगे लिखा ही हुआ है। तो ये जो COD है आपका, ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल OAC। ध्यान से देखिए, रहिए, आपका पहला रिलेशन बना और ये दूसरा रिलेशन। पहले यहां तक आप चेक करिए, क्योंकि यहां के बाद थ्योरम जल्दी खत्म हो जाएगी, पहले इतना चेक कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपकी इक्वेशन 1 बन गई है, इक्वेशन 2 बन गई है। अब ध्यान से आपको कुछ नहीं करना है, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करिए। कहने का मतलब, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लीजिए और उनके राइट हैंड साइड भी ऐड कर लीजिए। तो बच्चों ऐड करिए। तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BOD, 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, COD। ध्यान से देखिएगा, आप 1 + 2 कर रहे हैं, इज इक्वल 2 टाइम्स एंगल OAB प्लस 2 टाइम्स एंगल OAC। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक? तो बल्कि एक काम कर लो बच्चों, 2 को 2 बार ना लिखो, एक ही बार लिखो, 2 कॉमन ले लो। तो 2 बच्चों हम यहाँ से कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, ये मैंने बाहर कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपको ट्रायंगल नजर आ रहा, तो अगर आप ट्रायंगल अभी भी ध्यान से देख रहे हैं तो इधर देखिएगा, BOD कौन सा एंगल है, BOD ये वाला एंगल, ठीक है, और COD कौन सा एंगल है, वो ये वाला एंगल है। तो बच्चों अगर इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो BOC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BOC। तो उसको हम लिख लेते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, OAB कौन सा एंगल है, ये वाला, OAC कौन सा एंगल है, ये वाला,
अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, BAC। तो बच्चों यहां से प्रूफ हो गया कि एंगल जो BAC है वो 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल BOC है। ध्यान से देखिए, आपने प्रूफ कर लिया, ये आपको प्रूफ करना था कि BAC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स BOC। और बच्चों अगर ये प्रूफ हो गया तो आप हेंस प्रूफ लिख लीजिएगा, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके साथ साथ चलेगी काफी जगह। अब आप इसको दोबारा देख के चेक करके लिख लीजिए।